इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे ज़िला की बैठक थी और ज़िला बैठक में हमारी पार्टी ने संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती को पूरे देश भर में, प्रदेश भर में बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय किया है। इस दृष्टि से जहां राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रमुख स्थान, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में सागर हो, राजस्थान में हो, उन स्थानों को विकसित करने का और उनके जन्म स्थान से मिट्टी लेकर के कलश यात्रा करने का अभियान पूरे देश में चल रहा है। हम ये महसूस करते हैं कि उस महापुरुष को जो स्थान मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है और हमारी सरकार और पार्टी उस कमी को पूरा करना चाहती है कि उस व्यक्तित्व को जिसने समाज सुधार किया है, बड़े स्तर पर उन्होंने समाज के अंदर सुधार लाए, उस व्यक्तित्व को वो स्थान मिले, उसके लिए पूरा पार्टी और प्रदेश में भी इस अभियान में हम शामिल हों। दूसरा जो विषय है वो पार्टी के जो अपना संगठन का विषय है। हम लोग आगामी चुनाव की दृष्टि से पूरी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करके चुनाव के मैदान में उतरना चाहते हैं। हमारा संगठन बूथ स्तर तक एक्टिव है और बूथ स्तर पर एक्टिव होने के साथ साथ ग्राम केंद्र, मंडल सभी हमारे सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और अनेकों आंदोलन तो आगे करेंगे, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम भी इतने बड़े स्तर पर हो रहे हैं। पेड़ लगाने का कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों को भी हम आयोजित कर रहे हैं, जिससे पार्टी जो है एकदम गियरअप होकर के आगे चुनाव का सामना कर सके। हम ये महसूस करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के बारे में कुछ भी कहना उतना रेलेवेंट नहीं रह गया कि जो लोग अपने वायदों से मुकर गए। मुझे किसी ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने के निर्णय कभी लाहौल स्पीति में लागू करते हैं और कभी कसौली की कंस्टिट्यूंसी में 4 पंचायतों में लागू करने की बात कहते हैं। इससे बड़ा मजाक शायद हो नहीं सकता महिलाओं के साथ। इसी तरीके से जो उन्होंने वायदे किए उस समय, वायदे देने के लिए तो प्रियंका जी से लेकर के और उनके प्रदेश के नेता, केंद्र के नेता भी बड़े ज़ोर ज़ोर से आदमी गिनाते थे परिवार के कि ये 5 लोग हैं तो 15 5 7500 रुपये हर महीने मिलेंगे। ये बोलने में मुकेश अग्निहोत्री का भी गला सूख जाता था, सुक्खू जी का भी गला सूख जाता था। अब 5 साल होने को आ गए हैं, वो सारे वायदों से पीछे हट रहे हैं। दाएं बाएं घूम करके कैसे लोगों को इधर उधर उनको ध्यान भटकाया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार को रिटायर्ड आदमी चला रहे हैं, पहले तो हेडॉक चला रहे थे, डीजी हेडॉक था पहले तो, है जी। सारी स्थिति प्रदेश की ऐसी है जैसे ऐसी बचकानी स्थिति शायद हिमाचल के इतिहास में कभी बनी नहीं होगी कि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जिम्मेदारी की बात नहीं है। अभी भाजपा को नाराज़गी होना तो दूर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा 60% तो कांग्रेस के लोग भी आज उस सरकार को गालियां दे रहे हैं। इस सरकार की ऐसी दुर्गति कभी हुई नहीं कि इस बड़ी मात्रा में उनके पार्टी के लोग भी आलोचना कर रहे हैं। और अभी कल परसों रिपोर्ट छपी कि प्रभारी ने भी केंद्र में रिपोर्ट दी है कि यहाँ जो सरकार काम कर रही है उनकी कार्यशैली सही नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं, इतने दिनों से हम बार बार कह रहे हैं, उस बात को कांग्रेस के प्रभारी ने भी शायद वो रिपोर्ट दी है, ऐसी अखबारों में छप रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि जिस के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अधिकारी अपने ढंग से हाँक रहे हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी की सुनने के लिए स्थिति में नहीं है, कोई प्रदेश को विकसित करने के लिए कोई योजनाएं नहीं। जो भी कुछ योजनाओं का काम चल रहा है सड़कों में, बाकी रेलवे में, उस सब केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका काम हो रहा है। प्रदेश पैसा, केंद्र पैसा देता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार जो ना पैसे का सदुपयोग कर पा रही है, ना वो प्रदेश के विकास का उसका कोई मॉडल है। 5 साल में ये कह देने से काम नहीं चलता कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म राज्य है। टूरिज्म के लिए किया क्या आपने?
अब 5 साल में बताइए कि आपने क्या किया इसमें। तो इस तरीके के केवल जुमलेबाजी से, केवल बयान से प्रदेश का विकास नहीं होता, उसके लिए कुछ ठोस करना पड़ता है। आज हमें फ़ख्र है कि देश में यदि आज हम कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में ऊंची छलांग लगाई है, तो उसके आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन प्रदेश सरकार के पास कुछ गिनाने लायक नहीं है। तो ये सरकार मुझे लगता है अपने ही बोझ से दब जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर ऊपर तक इस सरकार को ना बख्शें और ऐसा लगे कि हम इस सरकार को चलता करेंगे। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का संकल्प भी है। हालांकि हम ये मानते हैं अंदर से कि भाई ये सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर कुछ बचा नहीं। मुझे इतना ही निवेदन करना है। सर, जब धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा उन पे जो कार्रवाई की गई है उसको कैसा मानते हैं आप? ऐसा है कि अभी 4 साल बाद उनको याद आई कि इस तरीके की कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ ये बदले की कार्रवाई और फ्रस्ट्रेशन है मुख्यमंत्री में, क्योंकि उसके अपने पार्टी के अंदर भी, जैसे मैंने कहा कि वो हो रहा है, अंदर से लोग निराश हैं, अंदर से घेर रहे हैं उनको। तो इस फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसे अनाप शनाप कदम उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसकी हम बड़ी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना, यदि कोई बात उनके बारे में थी तो 4 साल क्या करते रहे, 4 साल में देखते। अब चुनाव के साल में करना, ये साफ दिखता है विंडिक्टिव जो उनका एटीट्यूड है उसका वो परिचय दे रहे हैं। सर, पेपर लीक मामला कैसा जहाँ पे सेंटर सरकार को बैकअप करना पड़ा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफा तक देना पड़ा, तो ये कहीं कहीं चीज़ें आगे इम्पैक्ट डालेगी लोकसभा चुनाव में या आगे वाले इलेक्शन में? नहीं, देखिए, पेपर लीक के मामले पर विषय बनाया। पेपर लीक केंद्र में हुआ या बाकी राज्यों में नहीं हुआ? क्या हिमाचल में नहीं हुआ और राज्यों में नहीं हुआ? हुआ है। गलती कहीं हो सकती है। पार्टी ने तो उसके लिए कड़े कदम उठाए। अभी जो बिल ला करके पास कर दिया, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्वागत योग्य, और कठोर दंड उसमें किया है सरकार। लेकिन इन्होंने क्या कदम उठाए? जो जितनी जगह इनकी सरकारें में पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कदम नहीं उठाए। और वो लोग इसकी बात करें जो तमाशबीन बने रहे इन सब चीज़ों के आगे, केवल उन्होंने उन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सरकार की सतर्कता के कारण, समझदारी के कारण उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। थोड़े हुए, पूरे नहीं हुए। आज उन लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम लोग जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हम इसमें कठोर कदम करें, हम इसको स्पेयर नहीं करेंगे। भले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा होगा, ठीक है, पार्टी ने यदि लोग चाहते थे उस बात को भी स्वीकार किया। संसद के बाहर जो अभी हाल ही में पप्पू यादव ने साधु भेष में जो है चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि आज वो लोग उस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं जो ना तो अयोध्या गए, ना उस आंदोलन में एक दिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना उस आंदोलन में उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उस विषय में कहीं कोई कमी, कोई विषय उजागर हुआ, उस कमी को भी देखा जा रहा है। कमी कहीं भी पैदा हो सकती है। सरकार इतने बड़े सिस्टम में चलती है, कहीं भी कमी आ सकती है। उस कमी को ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज ड्रामा करके वो लोग कर रहे हैं जिनकी आस्था नहीं है वहाँ। आज कांग्रेस पार्टी भी कई बार बात कहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये लिख के दिया ही कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में दिया है। और वो लोग ये इस तरीके के बयान दें, ये शोभा नहीं देता उनको। वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने का, राजनीतिक फ़ायदा, रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये सारी बातें जानती है, समझती है, और मुझे लगता है कि वो उसमें सफल नहीं होगी। सर, 2027 के चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप? हम पूरे अपने सारे, मैंने जैसे बोला, पार्टी को एकदम चुस्त दुरुस्त करके और इस सरकार के फेलियर्स को बेनकाब करने के लिए हमारे प्रदेश की चार्जशीट कमेटी बनी है। हम इस सरकार के ऊपर जो इनके फेलियर्स हैं उनको बाहर ला रहे हैं, और निचले स्तर पर भी, बूथ के हमारे मंडल के स्तर पर भी जो नाकामियाँ रही हैं, जितने इन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, जितने इन्होंने विकास में भेदभाव किया है, वो सारे आंकड़े लेकर के इनके ऊपर हम हमलावर होने वाले हैं। इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता के सामने इनकी सारी पिक्चर को और स्पष्ट रूप से लाएंगे और इनको चलता करेंगे प्रदेश से। सर, प्रदेश कांग्रेस द्वारा भाजपा की गुटबाजी को लेकर बयानबाजी की जाती है, आप इस पे कितना सहमत? भाजपा में गुटबाजी कहाँ हुई?
अब ये कोई ये कहना तो एक वो विषय है, भाजपा में किसी ने ये नहीं कहा जी हम उसको नहीं मानते, ये नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते, हम उनके साथ नहीं चलेंगे, ऐसा कहीं गुटबाजी नहीं। छोटी मोटी बातें यदि कहीं बात होती भी है, बैठ करके हमेशा सुलझती रही। भाजपा में कभी इस तरीके की गुटबाजी ना तो केंद्र में है, ना प्रदेश में है, ना हमारे जिलों में। बातें होती है आपस में बैठ के, ये एक क्रम है, निरंतर चलता है। कहीं किसी बात पर मान लो थोड़ा मतभेद भी आ गया, मेरा और निक्का जी का किसी बात पर मतभेद, हम बैठ के सुलझा लेते हैं कि भाई अच्छा ये हो गया, मेरे को गलती लगी होगी मैं सुधार लूँगा, इनको गलती लगी होगी ये सुधार लेंगे, ख़त्म हो जाती है बात। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ये ऐसा भेद नहीं है जिसको आप वो कहें, किसी मत पर मतभेद हो सकता है, हमारे मन भेद नहीं होता। मन हमारे एक ही जुड़े रहते हैं, एक ही लक्ष्य है और एक ही तरफ बढ़ेंगे।